डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बजट सत्र के छठे दिन आज पीएम मोदी लोकसभा में देंगे चर्चा का जवाब। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कार्यवाही के दौरान राहुल ने कहा केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू हैं गद्दार दोस्त। पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को बताया दोनों देशों के लिए हितकारी। उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड, धामी सरकार का बड़ा कदम, बनाया नया प्राधिकरण। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई अर्जी। चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से नाम हटाने से रोकने के लिए निर्देश की है मांग। आधार स्थायी निवास प्रमाण पत्र स्वीकार करने की है मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर तीखा हमला करते हुए उन्हें गद्दार दोस्त करार दिया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील को दोनों देशों के लिए हितकारी बताया। बजट सत्र में आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दे हावी रहे और सदन में नीति व विकास संबंधी बहस जोर पकड़ती दिखी। सदस्यों ने व्यापार, निवेश और विदेश नीति पर अपने विचार रखे। पीएम मोदी के जवाब से संसद में बहस का क्रम आगे बढ़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच हालिया आर्थिक साझेदारी और अमेरिकी टैरिफ में की गई बड़ी कटौती से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को नई दिशा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ औसतन 50% से घटकर करीब 18% रह गया है, जिसे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और भारत की वैश्विक स्वीकार्यता की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बन पाएगा। इसके साथ इसका सीधा लाभ यूपी के एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर को मिलेगा, जिसमें भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल उत्पाद, आगरा का चमड़ा, वाराणसी की रेशमी साड़ियां और कन्नौज का इत्र शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्यात बढ़ेगा, कारीगरों को बेहतर दाम मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2026-25 के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं यूपी पीबीपीबी के अनुसार परीक्षा 8, 9 और 10 जून को 2-2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 32,679 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थियों को राहत देते हुए योगी सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी है, जिससे पहले आयु सीमा के कारण बाहर रह गए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश यूपी पीबीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। वर्ष 2024 में प्रदेश में कांस्टेबल के 60,244 पद भरे गए थे, जिसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। ये भर्ती प्रक्रिया प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव और गैर दलीय आधार पर कराए जाने के सरकारी फैसले के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पार्टी के लेटर पैड पर मेयर प्रत्याशी की घोषणा किए जाने से सियासी विवाद गहरा गया है। इस मामले को गंभीर बताते हुए भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि झुमूमो ने चुनावी नियमों और आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है। भाजपा के मुताबिक 27 जनवरी 2026 को चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही 20 जनवरी को झामुमो के देवगढ़ जिला अध्यक्ष ने पार्टी लेटर पैड पर रवि कुमार राउत को मेयर उम्मीदवार घोषित कर दिया। भाजपा ने संबंधित पार्टी पदाधिकारी और उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। भाजपा का कहना है कि गैर दलीय चुनाव में पार्टी चिन्ह और लेटर पैड का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। साथ ही ये उच्च न्यायालय को दिए गए सरकार के आश्वासन की भी अवहेलना है।
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का फैसला लिया गया है और उसकी जगह अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कार्य करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मंगलवार को इस नए प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की है। ये प्राधिकरण जुलाई में समाप्त हो रहे मदरसा बोर्ड की जगह लेगा। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर दकाते द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने इसके गठन को मंजूरी दी है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष समेत कुल 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर व पारदर्शी बनाया जा सकेगा। यह निर्णय प्रदेश की शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की में हाल ही में हुई ताबड़तोड़ घटनाओं को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने बताया कि सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराध नियंत्रण में कोई ढिलाई न बरती जाए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को सुरक्षित माहौल देने पर है। कांडा थाना क्षेत्र के थर्प गांव में से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बीती रात करीब 12 बजे सागर नगर कोटी ने अपने ही चाचा गोपाल सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गोपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह ही हमले की वजह सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। बिजनौर के हमीरपुर दीपा थाना क्षेत्र में ओवरलोड लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने दर्दनाक हादसे को जन्म दे दिया। ग्राम तिगरी में ईदगाह के पास शाम करीब 6:30 बजे चांदपुर की ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पुट्ठा गांव निवासी 35 वर्षीय हारून और उसकी 4 साल की मासूम बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हारून की बुजुर्ग मां अनीसा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें पहले स्याऊ सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर ट्रैक्टर ट्रॉली की हवा निकाल दी और जमकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे सीओ देश दीपक सिंह ने मौके का निरीक्षण किया और समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस सब मामले की जांच में जुटी हुई है। नेरवा से पांवटा साहिब की ओर जा रही हिमाचल रोडवेज की एक बस कुवाणू मीनस मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें पोस्ट चक्राता, ट्यूणी और डाक पत्थर से तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में करीब 35 से 36 यात्री सवार थे। अब तक 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 से 12 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए विकासनगर अस्पताल भेजा गया है। दुर्घटना स्थल राजस्व क्षेत्र में होने के कारण एसडीआरएफ और पुलिस बल संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। प्रशासन की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जौनपुर कोतवाली गेट के सामने और परिसर के भीतर उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 पक्षों के बीच जमकर चप्पलबाजी और मारपीट हो गई। स्थानीय संवाददाता के मुताबिक सदर इमामबाड़ा और सिपाह इमामबाड़ा क्षेत्र की महिलाओं के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। दोनों ओर से हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर भीड़ को नियंत्रित किया। फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में बताए जा रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झांसी के ग्राम करगुआ में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हनुमान मंदिर में पूजा के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। सबसे पहले पूजा कर रहे रामदास यादव को मधुमक्खियों ने निशाना बनाया, जिन्हें बचाने पहुंचे अन्य ग्रामीण भी हमले की चपेट में आ गए। देखते ही देखते मंदिर परिसर में
भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें रामदास यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर परिसर में बने मधुमक्खियों के छत्तों को सुरक्षित तरीके से हटाने की मांग की है। देहरादून के मीनस मोटर मार्ग कालसी क्षेत्र में हिमाचल परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कई यात्री घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने दूरभाष पर संपर्क कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला प्रशासन और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य तुरंत प्रारंभ किया। नजदीकी सभी चिकित्सा केंद्रों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आवश्यकता पड़ने पर एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा। प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार घटनास्थल पर कार्यरत है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने घायलों को सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस बीच सभी यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क को लेकर स्थानीय निवासी पिछले 2 वर्षों से आंदोलनरत हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद एक निजी कंपनी लोगों से शुल्क वसूल रही है, जबकि स्थानीय और पर्यटकों से शुल्क न लेने का आदेश जारी था। पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र का निरीक्षण कर 10 दिन में ठोस निर्णय लेने और प्रवेश शुल्क पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पालिका अध्यक्ष से भेंट कर मामले में कार्रवाई की जानकारी ली। प्रकाश राणा ने बताया कि पालिका अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र का मार्ग सार्वजनिक है, लेकिन कंपनी शुल्क ले रही है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि मामले में विधिक राय ली जा रही है और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत जिले के जहानाबाद और अमरिया में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर और अस्पताल बिना चिकित्सक और टेक्नीशियन के खुलेआम संचालित हो रहे हैं। कई केंद्र बिना पंजीकरण किराए की दुकानों और घरों में चलाए जा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग इन्हें सील करने के बाद फिर से खोलता दिख रहा है। शिकायत करने पर अधिकारी जवाब देते हैं कि सेंटर दबंगई के बल पर खोले गए हैं, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और प्रसव प्रगति कम होने पर नाराजगी जताई। पूर्व में किसान यूनियन भी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस अवैध संचालन के लिए जवाबदेही नहीं है और आम जनता की सुरक्षा कहां रह गई है। बाराबंकी के हैदरगढ़ स्थित पौराणिक अवसेनेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने दुस्साहसिक चोरी की। चोरों ने मुख्य द्वार के लोहे के चैनल गेट को काटकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और करीब 25 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण, छड़ और दान पात्र की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की जानकारी बुधवार सुबह पुजारी और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष को मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में जमा हो गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश में जुट गए। अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और चोरों की पहचान कर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। संभल के बनिया खेड़ा गांव की लखपति दीदी अनुपमा सिंह ने सीमित संसाधनों से शुरू किए अपने प्रयासों को सफलता में बदलते हुए राष्ट्रीय मंच तक पहचान बनाई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा कर उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की मिसाल पेश की। गोमय उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प गतिविधियों से उन्होंने न केवल अपनी आय बढ़ाई, बल्कि 23 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, जिनकी संख्या आवश्यकता अनुसार 70 तक भी पहुंच सकती है। उनके वार्षिक कारोबार में हर्बल, गुलाल, रसगुल्ला, ब्यूटी पार्लर सेवाएं और मोटे अनाज के लड्डू शामिल हैं। दिल्ली से लौटने पर समूह की महिलाओं ने ढोल नगाड़ों और तिलक के साथ उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। इस उपलब्धि में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया की ट्रेनिंग की भूमिका अहम रही। बनियाखेड़ा विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी अमित यादव ने बताया कि अनुपमा सिंह ने प्रदेश और जनपद का नाम पूरे देश में रोशन किया।
ऋषिकेश में वन भूमि मामले को लेकर जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले हजारों स्थानीय लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी आम जनता के समर्थन में दिखाई दिए और स्पष्ट किया कि जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उनके लिए सरकार को जल्द कोई समाधान निकालना होगा। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा करीब 7 साल बाद इंडियन सिनेमा में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये कमबैक एसएस राजमौली की फिल्म वाराणसी से होने जा रहा है। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने खुलासा किया कि फिल्म के लिए हाँ कहने से पहले उन्होंने राजमौली से खास गुजारिश की थी कि उनसे फिल्म में डांस जरूर करवाया जाए। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने 6 साल से कोई भारतीय फिल्म नहीं की है, इसलिए वो अपने कमबैक को यादगार बनाना चाहती थी। महेश बाबू ने भी प्रियंका की इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि ये डांस नंबर बेहद सेंसेशनल होने वाला है। प्रियंका ने बताया कि उन्होंने वाराणसी की पृष्ठभूमि में डांस करने की इच्छा जताई थी। राजमौली को प्रियंका का फीमेल कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें उनके लिए तुरंत हाँ करने को कहा। प्रियंका की इस वापसी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रानी मुखर्जी की नई फिल्म मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित धमाल नहीं कर पा रही है। लड़कियों की तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित ये एक्शन ड्रामा अपने पिछले पार्ट्स की तुलना में दर्शकों को खास प्रभावित नहीं कर सका। रिलीज के 5वें दिन यानी 3 फरवरी 2026 को फिल्म ने घरेलू बाजार में केवल 2.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे कुल नेट कलेक्शन 22.25 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो 23 करोड़ के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो मर्दानी 3 ने 33.25 करोड़ रुपए ही जुटाए हैं। फिल्म की धीमी कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर की सफलता के बाद अब इसके पार्ट 2 की तैयारी जोरों पर है। रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला पोस्टर और टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई है। पोस्टर में रणवीर सिंह काफी डेडली अंदाज में नजर आ रहे हैं, जबकि रेड और ब्लैक थीम फिल्म की इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। पोस्टर में लिखा है द रिवेंज यानी बदला, जो फिल्म की कहानी का बड़ा संकेत है। मेकर्स के मुताबिक धुरंधर 2 पहले पार्ट की तरह ही एक्शन और ड्रामा से भरपूर होगी। फैंस की उत्सुकता देखते ही बन रही और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का धमाका तय माना जा रहा है। फिलहाल टॉप अपडेट पे बस इतना ही। नमस्कार।